नमस्कार। सबसे पहले तो आज मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में सेव कर लें अपनी, क्योंकि आज नहीं तो कल कभी ना कभी हमें ये लगेगा कि हमें हमारे साउंड सिस्टम से बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। तो फिर बस तभी इस वीडियो को वापस से प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा और ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर मजा क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि इस वीडियो में मैं जो आज बताने जा रहा हूं उसको पूरा ध्यान से देखना और सुनना जरूरी है, तभी असली और मजेदार साउंड की परिभाषा को हम समझ पाएंगे। तो चलिए, जैसे कि अभी यहां हम देख सकते हैं कि यहां पर ये टेलीविजन का एक ग्राफिक इक्वलाइजर हमें देखने को मिल रहा है और यहां पर ये हमारे होम थिएटर सिस्टम का ग्राफिक इक्वलाइजर देखने को मिल रहा है। या फिर कभी आपने अपने कार ऑडियो में देखा होगा कि कोई एक ग्राफिक इक्वलाइजर टाइप की चीज दी होती है जो कि कुछ इसी तरह की दिखती है। तो ये सब क्या है, क्यों है, किस लिए दिए गए होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, आज इस वीडियो में मैं इन सब चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। तो अब शुरू करते हैं कि आखिर ये ग्राफिक इक्वलाइजर होता क्या है। अब यहां हम देख सकते हैं कि यहां पर 120Hz से लेकर के 10kHz तक लिखा है और यहां पर भी अगर हम देखें तो 63Hz से लेकर के नीचे जो है 16kHz तक लिखा है। और ये जो आप देख रहे हो लंबी लंबी लाइनें, ये है स्लाइडर और यहां पर इतने सारे स्लाइडर दिए गए हैं। तो अब पहले ये समझ लेते हैं कि ये HZ जो लिखा है और KHZ जो लिखा है ये क्या है। तो इसका मतलब होता है हर्ट्ज और इसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अब पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि एक सेकंड में वाइब्रेशंस के उत्पन्न होने की गति। तो अब जैसे कि मान लेते हैं कि कोई साउंड का वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ, कहां से, चलो मान लेते हैं उदाहरण के लिए ढोलक। तो ढोलक में दो साइड होती हैं, एक साइड थोड़ी छोटी होती है और दूसरी साइड थोड़ी बड़ी होती है। तो जो बड़ी साइड होती है अगर वहां पे हम हाथ मारें तो वहां पर जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो थोड़ी धीमी गति से प्रोड्यूस होगी, यानी वहां से जो कंपन उत्पन्न होगा वो थोड़ा धीरे 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 उत्पन्न होगा, जिस वजह से हमें मोटी आवाज सुनाई देती है। वहीं अगर हम मंजीरे को बजाएं, जो जैसे कि अगर ढोलक के साथ जो अगर आप देखते हो वो एक दो कटोरी जैसी उन्हें बजाते हैं, तो अगर उसको मंजीरा बोलते हैं हम लोग, तो अगर उसको हम बजाएं तो वहां पर जो कंपन उत्पन्न होगा, यानी कि जो साउंड, यानी कि जो वाइब्रेशन जो उत्पन्न होगी वो जो होगी वो काफी तेज गति से होगी। तो एक सेकंड में, मान लेते हैं कि ये एक सेकंड का दायरा है और इसमें ये कितनी बार ऊपर नीचे हो रही हैं उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। तो अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो जो धीमी गति से फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती हैं उन्हें हम लो फ्रीक्वेंसी में गिनते हैं, जिसे कि हम बेस भी कह सकते हैं। और जो तेज गति से फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है वो होती है हाई फ्रीक्वेंसीज, जिन्हें कि हम ट्रेबल कहते हैं। तो ये मोटा मोटा हो गया बेस और ट्रेबल का फर्क। अब बेस और ट्रेबल क्या होता है उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसका कि लिंक अभी यहां ऊपर आ जाएगा, आप उसको देख सकते हो। तो वहां से आपको और भी ज्यादा आसानी होगी इस चीज को समझने में कि बेस ट्रेबल क्या होता है, और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी देख सकते हो। तो अब आगे चलते हैं। तो बेसिकली जो मनुष्य, यानी कि हम लोग जो फ्रीक्वेंसीज को सुन सकते हैं वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के, यानी कि जैसे कि अभी यहां हम देखें, यहां 63 लिखा है, तो इससे भी नीचे फ्रीक्वेंसी जो सबसे लीस्ट होगी जो हम सुन सकते होंगे वो होती है 20 हर्ट्ज, यानी कि एक सेकंड में 20 बार ऊपर नीचे हुआ तो वो हुआ 20 हर्ट्ज। तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 kHz तक। तो kHz का क्या मतलब हुआ, 20,000 हर्ट्ज। तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी हम मनुष्य सुन सकते हैं। तो इसीलिए जो इक्वलाइजर्स होते हैं वो 20Hz से लेके 20kHz के बीच में ही डिजाइन किए जाते हैं। अब ये कई अलग अलग इक्विपमेंट्स में अलग अलग तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहां पर अगर हम देखें तो ये यहां पर 5 बैंड का इक्वलाइजर है और वहीं यहां हम देखें तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 बैंड का इक्वलाइजर है। वैसे ही हो सकता है कि किसी और डिवाइस में 11 बैंड का इक्वलाइजर हो या 31 बैंड का इक्वलाइजर हो। तो इस तरह से सब में अलग अलग तरीके से दिया जाता है। तो ये जितनी ज्यादा होंगी उतनी ही ज्यादा हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी साउंड को इक्वलाइज करने की। तो अगर जैसे कि यहां पे 5 हैं तो ये कम है, और यहां पर अगर ये 7 हैं तो ये थोड़ी ज्यादा है, और अगर इससे ज्यादा 11 या 31 हुई तो और भी ज्यादा होंगी, तो हम साउंड को वहां और बेटर तरीके से इक्वलाइज कर पाएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि ये जो स्लाइडर्स दिए गए हैं यहां पे और यहां पे, इनको आगे या पीछे, या मान लें कि ये ऊपर है और ये नीचे है, तो इनको ऊपर नीचे करने से क्या होता है।
तो अब अगर जैसे कि मैं कहूं कि ये जो स्लाइडर है 63 हर्ट्ज का, इसको अगर मैं नीचे करूंगा तो इसका मतलब होगा कि हम इसको कम कर रहे हैं, यानी कि कट कर रहे हैं। और अगर हम इसको ऊपर करते हैं तो इसका मतलब होगा कि हम इसको बूस्ट कर रहे हैं, यानी कि हम इसको बढ़ा रहे हैं। तो अब मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज में कौन सी चीजें सुनाई देती हैं। तो मैं इसको 3 हिस्सों में बांट के आपको बताता हूं। लो फ्रीक्वेंसीज यानी कि 600 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज तक, जैसे कि ढोलक की बड़ी वाली साइड से आने वाली फ्रीक्वेंसीज। तो अगर ढोलक की बड़ी वाली साइड पे हम हाथ मारेंगे तो वहां पर आवाज आएगी धुम धमा धुम धुम। और सबवूफर वाली जो हमें सबवूफर से सुनाई देती हैं ये सब फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं लो फ्रीक्वेंसीज में। फिर मिड फ्रीक्वेंसीज यानी कि 600 हर्ट्ज से लेके 6 किलोहर्ट्ज के बीच, जैसे कि वोकल यानी कि हमारी आवाज, या फिर ढोलक की छोटी वाली साइड की फ्रीक्वेंसीज। जैसे कि यदि अगर हम ढोलक की छोटे वाली साइड पर हाथ मारें तो वहां पे कैसी आवाज आती है, ढक ढका ढक 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 ढक। और अगर ढोलक पे चम्मच वगैरह बजाएं तो वहां से जैसी आवाज आएगी टक टका टक टक। तो वो सब फ्रीक्वेंसीज मिड में आती हैं। फिर आ जाते हैं हाई फ्रीक्वेंसीज यानी कि 6 किलोहर्ट्ज से लेके 20 किलोहर्ट्ज के बीच, जैसे कि टिन 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 टिन, उदाहरण के लिए मंजीरे से निकलने वाली ध्वनि। ये सब फ्रीक्वेंसीज हाई फ्रीक्वेंसीज में आती हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इस इक्वलाइजर का सही उपयोग कहां पे होता है। तो इन इक्वलाइजर्स का जो सही उपयोग होता है वो होता है गानों की मिक्सिंग करते वक्त या फिर फिल्मों की मिक्सिंग करते वक्त, जहां पे म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स से निकलने वाली फ्रीक्वेंसीज को कम या ज्यादा करके, या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट से कोई लाउडर नोट निकल गया है तो उसको कट करने के लिए और वगैरह वगैरह, इस तरीके की चीजों के लिए इसका सही इस्तेमाल किया जाता है। तो मोटा मोटा मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं कि जब ऑडियो मिक्सिंग की जाती है तो उस वक्त इक्वलाइजर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो अब मान लीजिए कि मैं एक फ्यूजन गाना कंपोज करने जा रहा हूं जिसमें कि मुझको ढोलक भी चाहिए, मंजीरा भी चाहिए, ड्रम्स भी चाहिए और सिंबल्स भी चाहिए। तो वहां पर जब मैंने तबला वादक से कहा कि तुम तबला बजाओ और जब ढोलक वाले से कहा कि तुम ढोलक बजाओ, तो उन लोगों ने ढोलक बजाई। तो वहां पर जो बड़ी साइड थी, जो मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि ढोलक की जो बड़ी साइड से जो धम धम करके आवाज आती है, उसका जो करके निकला वो मैंने कट डाउन करा इक्वलाइजर से। क्यों? क्योंकि मुझको अब वहां चाहिए था बेस गिटार का जो हम लोग सब वूफर से सुनते हैं ना एकदम, तो मुझे वहां वो बेस गिटार का वो चाहिए था। तो वहां पर मैंने क्या किया, इक्वलाइजर से उस तबले का जो आ रहा था उसको कट किया। वरना क्या होगा कि जब मैं बेस गिटार का जो डालूंगा सबवूफर से, वो उसके साथ प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं होगा और वो दोनों जब एक साथ मिक्स होंगे तो एक बड़ी अजीब सी साउंड सुनाई दे सकती है। इसलिए वहां पर इक्वलाइजर का मैंने इस्तेमाल किया। और अगर मैं वहीं बात करूं कि मंजीरे से जो आवाज निकलेगी, जब मैं कहूंगा कि अब मंजीरे को बजाएं, तो वो जब मंजीरे को बजाएंगे तो उसमें से जो आवाज निकलेगी इसे छिन छिन टिन टिन करके, तो मुझको उस मंजीरे की जो छिन छिन की जो साउंड है वो कट करनी है। तो वो मैं इक्वलाइजर से कम करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझको जो सिंबल होता है, जो ड्रम्स में आपने अगर देखा हो तो एक पीतल की तश्तरी जैसी लगी रहती है बड़ी सी, जिसपे कि ऐसे डंडी मारते तो ऐसे डिश करके आवाज आती है, तो उसका जो वो मुझे वहां मिक्स करना है। तो क्या होगा, मंजीरे का जो वो छिन का हल्का सा रहेगा वो चिक, और फिर इधर सिंबल का तो ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज को मैं इक्वलाइजर से कंट्रोल करके मिक्स कर सकूंगा। तो ये जो मिक्सिंग की जाती है हर इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग, और उसके बाद जो गाना तैयार होता है वो इसी तरह से तैयार किया जाता है कि जब हम पूरी दुनिया भर में किसी भी स्पीकर पे उसको सुने तो बिल्कुल सही तरह से वो हमें सुनाई दे। जहां लो फ्रीक्वेंसी सुनाई देनी चाहिए वो लो फ्रीक्वेंसी सुनाई देंगी, जहां मिड फ्रीक्वेंसी सुनाई देनी चाहिए वहां मिड फ्रीक्वेंसी सुनाई देंगी, और जहां हमें हाई फ्रीक्वेंसी सुनाई देनी चाहिए वहां हमें हाई फ्रीक्वेंसी ही सुनाई देंगी। तो अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि इक्वलाइजर का सही उपयोग कहां होता है। तो अब हमारे मन में एक सवाल आएगा कि भैया अगर ये इक्वलाइजर हमारे टीवी में भी दिया गया, हमारे एवी रिसीवर में भी दिया गया और हमारे कार ऑडियो में भी दिया गया, तो क्या उसका वहां पे सही इस्तेमाल नहीं होता? हाँ बिल्कुल, इन सभी इक्वलाइजर्स का सही उपयोग वहां पर भी होता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि एवीआर में क्या क्यों कैसे और टीवी में क्या क्यों कैसे ये सब सेटिंग हमें करनी चाहिए। तो यदि अगर होम थिएटर सिस्टम का इक्वलाइजर जो दिया गया होता है उसका प्रॉपरली उपयोग हमें करना है तो उसके लिए एक आरटीए माइक की जरूरत पड़ेगी, एक लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी
और फिर लैपटॉप पे एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी। RTA का मतलब हुआ रियल टाइम एनालाइजर और RTA माइक का मतलब हुआ कि साउंड को रियल टाइम में एनालाइज करने के लिए बनाया गया माइक्रोफोन। और फिर लैपटॉप को अपने होम थिएटर से कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर लैपटॉप में माइक को कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर लैपटॉप पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा जैसे कि रूम EQ विजार्ड। तब उस सॉफ्टवेयर से हम पिंक नॉइज को प्ले करके RTA माइक से आने वाली साउंड के ग्राफ्स को मेजर करेंगे। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसीज बहुत ज्यादा बूस्ट हो रही होंगी उनको थोड़ा कम करके फ्लैट करने की कोशिश करेंगे। बाप रे बाप, क्या इतना सब कोई अपने घर पे करेगा? ये करना किसको चाहिए? उसको जो हमारे घर पे होम थिएटर इंस्टॉलेशन के लिए आता है। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये जो RTA के बारे में मैं बता रहा हूं कि माइक वाइक ये सबका तामझाम क्यों करना पड़ता है। तो कई बार होता क्या है कि रूम में रखे फर्नीचर की वजह से फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो ऊपर नीचे हो जाती हैं, जिन्हें कि हमको इक्वलाइजर से लेवल करके ठीक करना चाहिए। अब वो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है, मिड फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है या फिर लो फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है। तो अब ये पता कैसे चलेगा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी में गड़बड़ हो रही है? तो तब वहां काम में आता है पिंक नॉइज। अब भैया ये पिंक नॉइज क्या भला है? पिंक नॉइज जो होता है उसमें सभी फ्रीक्वेंसीज को एक साथ मिक्स करके बनाया जाता है, जिससे कि जब हम उसको प्ले करें तो स्पीकर से सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज एक साथ निकल सकें। तो तब उस पिंक नॉइज को हम RTA मीटर से चेक करते हैं कि कहां गड़बड़ है। तो अब आप सोचेंगे कि भैया ये RTA मीटर क्या भला है? RTA मीटर का मतलब हुआ रियल टाइम एनालाइजर मीटर। आसान शब्दों में अगर कहूं तो इसका मतलब हुआ कि हम साउंड को एक यंत्र पे देख सकते हैं। अब आप कहोगे कि साउंड को देख भी सकते हैं? नहीं नहीं, साउंड को देख नहीं सकते, लेकिन इस मीटर के जरिए हम एक ग्राफ इस पे बन जाता है, उसको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी कहां है। तो जब हम ग्राफ पे देख लेंगे कि कौन सी फ्रीक्वेंसी में गड़बड़ है तो उस फ्रीक्वेंसी को हम ठीक करेंगे। तो अब उसे ठीक कैसे करेंगे? तो अब हमें यहां पे काम आएगा हमारे AVR का ग्राफिक इक्वलाइजर। अब हम इस इक्वलाइजर के माध्यम से फ्रीक्वेंसी को कम या ज्यादा करके ठीक कर सकते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि हमें यह समझ में आ गया होगा कि जो कार में इक्वलाइजर दिया गया होता है या फिर जो होम थिएटर में इक्वलाइजर दिया गया होता है, इसका काम क्या होता है। तो जैसा मैंने वो बताया था, वो RTA माइक, वो लैपटॉप, वो सॉफ्टवेयर वाला सब कुछ तामझाम, तो वो तो सब हम अपने घर पे कर नहीं सकते। तो हम जो कर सकते हैं वो क्या है? तो जो हम खुद कर सकते हैं उसके लिए मैंने एक अलग से पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसमें कि मैंने ये बताया है कि हम अपने इस इक्वलाइजर का किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको वहां से देख सकते हैं। तो अब अगर आपके मन में यह सवाल चल रहा हो कि हम अपने इक्वलाइजर से बेस या ट्रेबल को घटा या बढ़ा के अपने स्पीकर से एक बेहतरीन आवाज क्यों नहीं ला सकते, आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं यही सलाह दूंगा कि आप किसी भी फ्रीक्वेंसी को 3 dB से ज्यादा ना बढ़ाएं, क्योंकि इक्वलाइजर का काम है कि वो सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज हमारे कानों तक बराबर पहुंचाए, जैसा कि उन्हें हमारे कानों तक पहुंचना चाहिए। तो इक्वलाइजर जो है वो फ्रीक्वेंसीज को फ्लैट करने के काम में आता है। और वैसे भी यदि हमने बेस और ट्रेबल के लिए बहुत ज्यादा बूस्ट कर दिया इन फ्रीक्वेंसीज को, तो हमारे स्पीकर्स खराब हो सकते हैं और हमारे एम्पलीफायर पे भी असर पड़ सकता है। और यदि हमको बेस और ट्रेबल से सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा तो हमें करना क्या चाहिए? हमें अपने स्पीकर्स को बदलना चाहिए, बजाय कि अपने इक्वलाइजर से बेस या ट्रेबल की फ्रीक्वेंसीज को छेड़ें। स्पीकर बाइंग गाइड भी मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूं, जिसमें कि आपको यह पता चल जाएगा कि अच्छे स्पीकर्स कैसे होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कार और होम थिएटर के इक्वलाइजर से जुड़ी बातों के बारे में। तो अब चलिए बात करते हैं कि जो ये टेलीविजन में इक्वलाइजर दिया गया होता है, इसका हम क्या करें। तो भैया यहां तो हम मजबूर हैं कि हम इनके स्पीकर तो बदल नहीं सकते, क्योंकि भैया कंपनी से जो इसमें लग के आते हैं स्पीकर वो तो फिक्स किए हुए हैं, उन्हें तो निकाल नहीं सकते। तो बेहतर यही होगा कि हम अपनी पसंद के हिसाब से इनको कम या ज्यादा कर लें। लेकिन मैं फिर से यही सलाह दूंगा कि किसी भी फ्रीक्वेंसी को आप 3 dB से ज्यादा ऊपर ना लेके जाएं। अच्छा, अब मुझे याद आया कि किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि GEQ और PEQ में फर्क क्या है। तो भैया GEQ का मतलब हुआ ग्राफिक इक्वलाइजर और PEQ का हुआ पैरामेट्रिक इक्वलाइजर। अब इन दोनों में जो फर्क होता है वो होता है एक Q का। और Q क्या होता है? Q होता है बैंडविड्थ। मान लेते हैं कि मैंने 1 kHz को नीचे किया
तो GEQ में इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा। और वहीं PEQ में जहां बैंडविड्थ ज्यादा होगी, तो जब 1 किलोहर्ट्ज नीचे करेंगे तो वहां साथ में बाकी की फ्रीक्वेंसीज थोड़ा नीचे हो जाएंगी। मतलब यह हुआ कि PEQ में जब फ्रीक्वेंसी नीचे करेंगे तो एक स्मूथ कर्व बनेगा, और PEQ में हम Q को कंट्रोल भी कर सकते हैं, यानी कि बैंडविड्थ को कंट्रोल भी कर सकते हैं कि कितना स्मूथ, थोड़ा या बहुत ज्यादा। तो ये और भी ज्यादा गहरी बातें हैं, तो इन गहरी बातों पे मैं फिर कभी भविष्य में एक वीडियो और बना दूंगा। और हां, यदि आपके AV रिसीवर में ऑटो रूम इक्वलाइजेशन या ऑटो रूम करेक्शन के ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी कि अगर आपके AVR के साथ एक माइक्रोफोन दिया गया है तो आप उसको लगा के सेटअप कर सकते हो। और फिर भूल जाइए कि आपके AV रिसीवर में इक्वलाइजर दिया गया है, क्योंकि आपका AVR सारी फ्रीक्वेंसीज को बेहतरीन तरह से लेवल कर देगा। लेकिन हां, माइक्रोफोन को कहीं भी रख देने से नहीं होगा, इसके लिए सही जगह पे माइक्रोफोन को रखना जरूरी है। वो सही जगह क्या है वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के इक्वलाइजर को लेकर के जितने भी कंफ्यूजन्स थे वो दूर हो गए होंगे। अब यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके नीचे लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी फिलहाल मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा। आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।